की क्लास में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस को हिंदी भाषा में हम लोग कहते हैं सतह रुक्षता। सतह रुक्षता का मतलब हुआ सतह का जो खुरदरापन है उसे ही हम सतह रुक्षता कहते हैं, यानी कि सतह की जो अनियमितताएं हैं उसे हम सतह रुक्षता कहते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी सतह जो है 100% स्मूथ नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो गवर्न होता है आपका मैन, मटेरियल, मशीन और मेथड से। तो इनमें अगर अनियमितताएं हैं, जो कि एक नेचुरल सी बात है कि इनमें अनियमितताएं हो ही सकती है, तो इसी वजह से आपकी सतह में भी अनियमितता हो सकती है, सतह में रुक्षता हो सकती है, जिसे हम कहते हैं सतह का खुरदरापन या सतह रुक्षता। कौन कौन से, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि ये सतह जो है, ये मैंने एक सतह बनाई भी है अभी, जो है फ्रिक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने इस चीज़ को और ठीक तरीके से पढ़ा था कि हर सतह जो है कुछ कुछ रुक्ष होती ही है, तो इसे ही हम लोग सतह रुक्षता कहते हैं, सरफेस रफनेस कहते हैं। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा जो है, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँ तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज़ है जो मैं अभी ये ब्लू पेन से हैश कर रहा हूँ, ये चीज़ है आपकी प्रोफाइल। ये चीज़ है आपकी प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ जो ये कोई दूसरा पेन ले लेता हूँ, मानो ये रेड पेन से जो है ये लाइंस जैसी आपको दिख रही होंगी, ये लाइंस जैसी दिख रही हैं, ये लाइंस जैसी आपको दिख रही हैं, ये है आपका ले। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको याद रखिएगा। आगे और डिटेल में है, लेकिन फिर भी चूंकि सामने चित्र है तो आपको समझना आसान होगा। तीसरा जो है, मानो ये कुछ ब्लैक पेन से मैं कर दे रहा हूँ, ये जो आपको ये वेव जैसी दिख रही है जो लाइट ब्लू कलर की है, वो एक टर्म होता है, उसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे, वेवीनेस। फिर कहीं पे मान लीजिए जो है, कहीं पे कुछ अचानक से कुछ क्रैक आ जाता है, कुछ इंडेंटेशन आ जाता है, जैसे मानो मान लीजिए यहाँ पे कुछ आ गया, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं फ्लॉ। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अभी देख लीजिए, थोड़ा सा जो है पहचान लीजिए, बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। ये चीज़ आपकी प्रोफाइल है, ये वेव जैसी, ये ब्लू कलर की, ये जो है ये है आपकी वेवीनेस। इसके बाद ये जो रेड कलर से मैंने जो है ये जो डोमिनेंट टूल के चिन्ह बने हुए हैं उसको हम लोग ले कह रहे हैं। और कहीं पे अचानक से कुछ जो है कुछ कोई फ्लॉ आ गया है, उसे कोई स्क्रैच आ गया है, कोई इंडेंटेशन हो गया, तो उसको ही हम लोग कह दे रहे हैं, बिल्टअप एज आ गई है तो उसको हम लोग फ्लॉ कह दे रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस रफनेस। वो बात आपकी ठीक है, हम लोगों ने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए बताया कि मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड्स होते हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी सरफेस रफनेस जो है वो प्रभावित होती है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं, मैंने लिखा है वाइब्रेशंस जनरेटेड इन द मशीन। तो आप जानते हैं कोई भी मशीन अगर चल रही है तो उसमें वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, और चूंकि उसमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो ये वाइब्रेशंस जो है आपकी सतह की परिष्कृतता को, यानी कि सतह की स्मूथनेस को प्रभावित कर सकते हैं और सतह को रुक्ष बना सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो दो टर्म मैंने कहे हैं, सतह की परिष्कृतता यानी कि सरफेस स्मूथनेस और सतह की रुक्षता यानी कि सरफेस रफनेस, ये दोनों इंटर रिलेटेड टर्म है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है। तो पहली चीज़ जैसे आप देख रहे हैं वाइब्रेशंस के बारे में बात की। इसके बाद मैंने कहा रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। तो जो आपकी स्पीड है वो अगर बहुत ज़्यादा है तो सतह आपकी रुक्ष हो जाएगी। फीड और डेप्थ ऑफ कट मैंने अगले स्लाइड में जो है चित्र बनाया है, मैं उसमें आपको बता दूंगा कि क्या फीड होती है और क्या डेप्थ होती है। तो अगर रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट है तो आपका सतह जो है वो बहुत स्मूथ नहीं रहने वाली है। इसके बाद है डिक्रीज शार्पनेस। आपका कटिंग टूल अगर जो है शार्प नहीं है तो आपकी सतह जो है बहुत शार्प नहीं रहने वाली है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी चाकू से पेंसिल छीलिए तो आपकी जो पेंसिल छिलेगी, मतलब जो आपकी लकड़ी में जो निशान आएंगे बहुत ज़्यादा स्मूथ निशान नहीं आएंगे। वही आप जो है अगर ब्लेड से छील रहे होगे तो आपके स्मूथ निशान आएंगे, क्योंकि ब्लेड जो है उसका जो एज है वो शार्प है और चाकू का एज जो है वो शार्प नहीं है। इसी के साथ में लिखा हुआ है डिक्रीज हार्डनेस ऑफ कटिंग टूल। तो अगर आपका जो कटिंग टूल है, जैसे कि जब आप ब्लेड से पेंसिल छील रहे थे तो वो स्मूथली छिल गई थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि लकड़ी का एक जो है आप तलवार बना लीजिए और उससे पेंसिल छीलिए तो आपकी स्मूथ नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी जो हार्डनेस है वो कम है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कूलेंट की कमी, मतलब कूलेंट ना होना या कूलेंट प्रॉपर ना होना या कम होना, इसकी वजह से भी सरफेस स्मूथनेस जो है प्रभावित होती है। लैक ऑफ रिजिडिटी इन द मशीन जो है अगर प्रॉपरली दृढ़ नहीं है तो उसमें भी सरफेस स्मूथनेस प्रभावित होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मैं झाड़ू की एक सीख दे दूँ और उसको मैं कहूँ किसी एक आदमी से कि इसको दोनों तरफ से पकड़ लो, और आपको एक मैं जो है रंदा दे दूँ और इससे कहूँ कि इसको स्मूथ करो, तो जब आप उसमें फोर्स लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगी। जब वो बेंड हो जाएगी तो उसकी स्मूथनेस जो है वो प्रभावित होगी। जैसे आप ऊपर वाले चित्र में देख रहे होगे, जो वेवीनेस आती है तो वेवीनेस अक्सर इसी वजह से आ जाती है, क्योंकि जब लैक ऑफ रिजिडिटी होती है तो ऐसी स्थिति में वेवीनेस आ जाती है। तो वो चीज़ आप समझ सकते हो।
फिर लिखा हुआ है ठीक है, वही लिखा हुआ है रिजिडिटी ऑफ मशीन टूल एंड वर्क पीस। तो ये मोटे मोटे कारण हैं, और भी कुछ कारण हो सकते हैं, मोटे कारण हैं जिनकी वजह से जो आपकी सरफेस स्मूथनेस प्रभावित होती है और सतह जो है आपकी रफ हो जाती है, सतह आपकी स्मूथ नहीं रहती है। अगली बात अगर हम करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वही मैं बात कह रहा था कि आपकी स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट के बारे में बात किया है। जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो कि ये 3 जॉ चक है, ये 3 जॉ चक आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब ये लेंथ में है। तो ये 3 जॉ चक है, इसमें जो है एक सिलेंड्रिकल वर्कपीस लगा हुआ है, वो सिलेंड्रिकल वर्कपीस जो है आपका रोटेट कर रहा है। अब सिलेंड्रिकल वर्कपीस रोटेट कर रहा है तो उसकी जो रोटेशनल स्पीड है, उसी स्पीड को हम लोग कहते हैं स्पीड। फीड का मतलब क्या हुआ, जैसे आप देख रहे हो कि एक राउंड के बाद इस डायरेक्शन में मैं जितना, इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो मैं मूवमेंट कराता हूँ टूल का, वो फीड है। किसी और कलर से अगर मैं करना चाहूँ तो मान लीजिए मैं ये पर्पल कलर यूज़ करता हूँ, तो ये जो डायरेक्शन है, सॉरी, ये जो डायरेक्शन है ये फीड की डायरेक्शन है, ये आपकी फीड की डायरेक्शन। और टूल जो है डायमेट्रिकली अंदर जो जा रहा है वो आपका डेप्थ ऑफ कट है। जो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये आपकी डेप्थ ऑफ कट है। ये आप देख भी रहे होगे, यहाँ पे बना भी हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाऊंगा तो आपको नहीं दिख रहा। तो ये डेप्थ ऑफ कट आपको दिख रहा है, ये आपको फीड दिख रहा है, और ये जो रोटेशनल स्पीड है, ये आपकी रोटेशनल स्पीड है। तो स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट का अगर जो है सही कॉम्बिनेशन नहीं होगा या बहुत ज़्यादा होगी तो आपकी सरफेस रफनेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, आपकी स्मूथनेस जो है प्रभावित हो सकती है। तो होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। अगली बात अगर हम करें तो इसके बाद शायद मैंने कॉपी में लिखा हुआ था, वहाँ से ही ये ले लिया है। तो आपका ये सतह जो है रुक्ष है, तो उससे क्या दिक्कत आ रही है, रुक्ष है तो क्या दिक्कत आ रही है। मोटे तौर पे जो हमें दिक्कतें आती हैं वो आती हैं जीवन काल में कमी, मतलब लाइफ जो है किसी भी प्रोडक्ट की वो जो है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि अगर सतह रुक्ष है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, कोरोजन ज़्यादा होगा, जल्दी जो है उसमें टूट फूट होने की संभावना रहेगी, स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है होने लगती है, जिसके कारण जो है लाइफ साइकिल जो है प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है। इसके बाद फटीग और क्रैक वगैरह हैं। तो जैसे अगर सतह स्मूथ नहीं है आपकी, तो एक टर्म और है, वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। और एक टर्म है फटीग, क्रैक और लिख देता हूँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपने मॉस में पढ़ा होगा, चूंकि अब आप लोग 6th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन अपने मॉस में पढ़ा होगा। फटीग और क्रैक भी आप लोगों ने मॉस में ही पढ़ा होगा। फटीग क्या होता है? साइक्लिक लोडिंग के दौरान जो पदार्थ के फेल होने की संभावनाएं रहती हैं वो फटीग होती है। और ये चूंकि क्रैक वगैरह है, इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन वगैरह है, तो कोई भी सतह जो रुक्ष है उसके फेल हो जाने की, खराब हो जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो इसलिए जो है ये कठिनाई रहती है अगर हमारे पास सतह जो है वो रुक्ष है। तो अवयव का घिसाव आप जान ही रहे हैं कि फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है तो अवयव जल्दी घिस जाता है आपका। उच्च टॉलरेंस में कमी, टॉलरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं एक क्लास में जिसमें हम लोगों ने सवाल किए थे। एक क्लास अभी मैं ले लूँगा, लिमिट, फिट और टॉलरेंस, उसमें डिटेल में बात कर लूँगा। तो टॉलरेंस मतलब क्या होता है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो अंतर होता है उसे हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है वो आपका टॉलरेंस होता है। तो अब आप देख रहे हो कि अगर सतह रुक्ष है, सतह स्मूथ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में टॉलरेंस जो है वो सही से नहीं रहता है। तो वो चीज़ है। इसके बाद फ्रिक्शन, जो हम लोग बात कर चुके हैं कि फ्रिक्शन में हीट ज़्यादा जनरेट होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाती है आपके। संक्षारण यानी कि कोरोजन वगैरह होने लगता है। स्वरूप यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट अगर रफ है तो आपको अच्छा दिखेगा नहीं। स्मूथ चीज़ें अच्छी दिखती हैं, रफ चीज़ें अच्छी नहीं दिखती हैं, तो उसका स्वरूप जो है वो ठीक नहीं रहता है। कहीं कहीं पे हमें जो है इस सरफेस रफनेस की ज़रूरत होती है। तो वो कौन कौन सी जगहें हैं मोटे तौर पे जहाँ पे हमें सरफेस रफनेस की ज़रूरत होती है? तो जैसे आप देख रहे हो कि ब्रेक ड्रम, जो ब्रेक्स हैं, ब्रेक में हम लोग जो है सरफेस रफनेस, अगर आपके ब्रेक्स जो है वो स्मूथ होंगे तो ब्रेक आपका लगेगा नहीं। जैसे आप जब चल रहे होते हो, बर्फ में चल रहे होते हो तो आप फिसल जाते हो, तो अगर सतह जो है स्मूथ होगी तो फिर ब्रेक नहीं लगेंगे। वॉकिंग, जो बात मैंने अभी कही कि अगर सतह स्मूथ होगी तो आप चल नहीं पाओगे। हीट एक्सचेंजर आप लोगों ने पढ़ा होगा, थर्मल में शायद आपको हीट एक्सचेंजर पढ़ाया गया। तो हीट एक्सचेंजर की सतह रुक्ष होगी तो प्रॉपरली जो है हीट का ट्रांसफर हो पाएगा, हीट एक्सचेंज हो पाएगी। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे आपको सरफेस रफ होनी चाहिए, और सरफेस रफ होने से क्या नुकसान है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगली बात अगर हम करें तो सतह अनियमितता, जो मैं बात अभी कह रहा था कि सतह अनियमितता को ही सरफेस रफनेस कहते हैं। ये अनियमितताएं मोटे तौर पे 4 तरह की हो सकती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम श्रेणी अनियमितता, द्वितीय श्रेणी अनियमितता, तृतीय श्रेणी अनियमितता और चतुर्थ श्रेणी अनियमितता।
तो प्रथम श्रेणी अनियमितता में जैसे आपका जो वेवीनेस है वो कहीं ना कहीं प्रथम श्रेणी अनियमितता में आता है। वो क्यों होता है उसके यहाँ पे कारण लिखे हुए हैं। जैसे कटिंग टूल आपका यथार्थ ना हो, मशीन के गाइडवे सीधे ना हो, मशीन में अलाइनमेंट सही ना हो, कटिंग बलों के कारण जो है कार्यखंड विकृत हो जाए, स्वयं के भार के कारण कार्यखंड विकृत हो जाए, तो इन कारणों से जो है आपका वेवीनेस आ जाता है, जिसे हम प्रथम श्रेणी अनियमितता कहते हैं। द्वितीय श्रेणी अनियमितता क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं वाइब्रेशंस के कारण जो चैटर उत्पन्न हो जाते हैं उसे हम जो है द्वितीय श्रेणी अनियमितता कहते हैं। तृतीय श्रेणी अनियमितता क्या होता है, कोई भी मशीनिंग प्रोसेस अगर हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि उसका अपना एक स्वाभाविक गुण होता है। जैसे अगर शेपिंग हो रही है तो आप जानते हैं शेपिंग ऐसे होती है, तो जब इस तरह की शेपिंग होती है तो वर्क पीस में इस तरह की पैरेलल लाइंस आ जाती हैं जैसे पीछे आ गई थी, तो उसे ही हम लोग ले कहते हैं। तो वो ले जो है आपकी तृतीय श्रेणी अनियमितता में आता है। इसी तरीके से चतुर्थ श्रेणी अनियमितता क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कहीं कहीं तो कुछ फ्लॉ हो जाता है, तो फ्लॉ जो है हमारा चतुर्थ श्रेणी अनियमितता में आता है। जैसे लिखा हुआ है जब मशीनिंग प्रक्रिया में चिप निकलते समय कारखंड वहीं पर टूट जाए, कुछ क्रैक आ जाए, कुछ बिल्टर पेज टूट के गिर जाए, तो वो फ्लॉ की श्रेणी में आता है। ये चतुर्थ श्रेणी अनियमितता है। ठीक है, जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की अनियमितताएं हैं वो आपकी माइक्रो वेवलेंथ की अनियमितताएं हैं। इसे हम लोग प्राइमरी अनियमितताएं कहते हैं। ये आपकी प्राथमिक अनियमितताओं में आता है। और जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी की अनियमितताएं हैं वो हाई वेवलेंथ की या बड़ी वेवलेंथ की अनियमितताएं, इसे हम सेकेंडरी श्रेणी या द्वितीय श्रेणी अनियमितताएं कहते हैं। ये सेकेंडरी अनियमितताएं हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ जाती है। आगे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी 100% कोशिश रहती है कि आपको सही चीज़ ही बताई जाए। जो चीज़ मुझे कम पता है या नहीं पता है वो ना बताई जाए, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई गलती होती है तो उसे आप लोग जो है किताबों से या स्टैंडर्ड बुक से या अन्य जगहों से वेरीफाई जरूर कर लें। एकदम हमारे ही भरोसे ना बैठे रहें कि पेपर में आपके अंक खराब हो जाए तो फिर आप कहें कि सर आपने गलत पढ़ाया था। तो वो चीज़ जरूर कर लें, क्योंकि बताने में कई बार मुझे आता होगा, हो सकता है फ्लो में चीज़ें गलत तरीके से निकल जाए, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे इसी चीज़ को लिखा हुआ है मैंने, तो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो मैं दोबारा से आपको बता दे रहा हूँ। जो चीज़ हम लोग पहले पेज में कर चुके हैं, ये लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, वो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो रेड पेन से है ये वेवीनेस है। इसको बता नहीं रहा हूँ, लिखा हुआ है तो पढ़ लीजिएगा, तो उसको बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये जो लाइंस जैसी आप देख रहे हैं ये ले है। ये जो हैश कर दिया मैंने, अभी कर दूंगा, बात कर रहा था कि जो ये हैश मैंने कर दिया है रेड कलर से, ये आपकी प्रोफाइल हो गई है। ये रेड से जो लाइंस हैं ऊपर सतह पे, जो कि शेपिंग जैसी लाइंस कुछ कुछ लगती हैं, वो ले है। जो ये तरंगता जैसी है वो आपकी वेवीनेस है। और कहीं पे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं केटर हो गया है, तो ये आपका फ्लॉ है, ये आपका फ्लॉ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके थे, दोबारा भी पढ़ ली हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती हैं, तो इसलिए ये चीज़ें जो है दोबारा से देख ली हैं। तो अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कौन कौन सी मशीनिंग प्रक्रिया में किस किस तरह के ले डेवलप होते हैं, उसके बारे में बात की गई है। जैसे अगर शेपिंग हो रही है तो समानांतर लाइनें मिलेंगी, अगर टर्निंग हो रही है तो शायद लंबवत, अगर जो है कुछ लैपिंग हो रही है तो मल्टी डायरेक्शनल, वो किस तरह की प्रोफाइल्स जनरेट होती हैं इस बारे में कुछ कुछ बात की गई है यहाँ पे। तो वो आप समझ रहे हो जो बात हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जो कि इसमें आपके सरफेस रफनेस चैप्टर में यूज़ होते हैं। जैसे पहली बात कही गई है प्रोफाइल की माध्य रेखा या मीन लाइन, मध्य लिखा है शायद, वो माध्य होना चाहिए। तो मीन लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे मानो एक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे कोई सतह है, मानो वो कुछ इस तरह की है, ठीक है, कुछ इस तरह की सतह। अब यहाँ पर मैंने मान लो कि ये लाइन खींच दी है, ठीक है, इस लाइन से ये दूरियाँ जो हैं इसे हम y1 कह देंगे, इसे जो है हम y2 कह देंगे, इसे हम y3 कह देंगे, इसे हम y4 कह देंगे, सिमिलरली y5 ... ये yn, ठीक है। तो वो रेखा जिससे y1 स्क्वायर, y2 स्क्वायर, y3 स्क्वायर, y4 स्क्वायर, y5 स्क्वायर ... yn स्क्वायर जो है मिनिमम हो, उस रेखा को हम लोग कहते हैं माध्य रेखा या मीन लाइन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन और होती है जिसे कहते हैं प्रोफाइल की केंद्र रेखा या सेंटर लाइन। सेंटर लाइन का मतलब वो होता है कि वो रेखा जिसके ऊपर का और नीचे का एरिया सेम हो, उसे हम कहते हैं सेंटर लाइन। देखो यहाँ पे लिखा भी मैंने है, वह प्रोफाइल यहाँ पे लिखा होगा कि सैंपलिंग लंबाई में रेखा के ऊपर तथा नीचे के क्षेत्रफलों का योग जो है वो समान है, मतलब जितना ऊपर क्षेत्रफल है उतना ही नीचे क्षेत्रफल हो, उसे हम लोग कहेंगे जो है सेंटर लाइन। और मोटे तौर पे अक्सर जो है प्रोफाइल लाइन, माध्य रेखा और सेंटर लाइन यानी कि केंद्र रेखा जो है वो एक दूसरे
पर ओवरलैप करती हैं या एक दूसरे के इतने समीप होती हैं कि उन्हें ओवरलैप करता हुआ माना जा सकता है। तो दोनों रेखाएं अक्सर जो है एक ही होती हैं, लेकिन ये दोनों रेखाओं की परिभाषा एक ही नहीं है। तो अगली बात अगर हम करें कि ये सतह रुक्षता जो हम लोग नापते हैं उसको कैसे नापते हैं, क्या तरीके हैं उसको नापने के, तो सबसे पहली बात तो ये जान लो कि सतह रुक्षता जो हम लोग नापते हैं वो माइक्रॉन्स में नापते हैं। तो उसके कई तरीके हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सतह रुक्षता की गणना करने का पहला तरीका मूल मध्य वर्ग मान, जैसे RMS वैल्यू कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। y1 y2 y3 आप जान ही गए हो, तो क्या है RMS, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर के मीन का रूट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं y1 स्क्वायर, y2 स्क्वायर, y3 स्क्वायर अपॉन कितनी हैं संख्याएं, तो वो मीन हो गया उसका रूट, तो इसे हम कहते हैं RMS मान। वैल्यूज सारी जो है अक्सर हम लोग माइक्रॉन्स में ही लेते हैं। इसके बाद आता है सेंटर लाइन एवरेज CLA मान। CLA मान का क्या मतलब होता है, H1 मतलब वही चीज़ है ये H1 H2 H3, H1 प्लस H2 डॉट 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 HN। इसमें ऊपर वाले भी पॉजिटिव लिए जाएंगे और नीचे वाले भी पॉजिटिव ही लिए जाएंगे, मतलब ऊपर वालों को भी प्लस में माना जाएगा, नीचे वालों को भी प्लस माना जाएगा, ये लिखा भी हुआ है। सभी H जो है वो पॉजिटिव है। तो H1 प्लस H2 प्लस डॉट 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 HN अपॉन N, जैसे इसको अगर मैं कह दूँ H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13, तो ये H13 चल जाओ S13 अपॉन 13 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, CLA मान हो जाएगा। तो एक RMS वैल्यू होती है, एक CLA वैल्यू होती है, आपके सिलेबस में है तो इसको थोड़ा सा जो है देखना था। इसके बाद कुछ और तरीके होते हैं। एक तरीका होता है अनियमितता की अधिकतम ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम पीक टू वैली हाइट होती है उसे जो है हम अनियमितता, उससे जो है हम रफनेस मान सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं किसी दिए गए प्रोफाइल में उच्चतम तथा निम्नतम बिंदुओं पर समांतर खींची गई लाइन के बीच की दूरी, ये आपकी जो है मैक्सिमम पीक है, ये आपकी मैक्सिमम वैली है। इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है उसे हम Rmax कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अलग अलग तरीके हैं जिससे सरफेस रफनेस रिप्रेजेंट हो सकती है। अच्छा, एक बात और आती है कि जो हम लोग दो बातें कह रहे थे, एक स्मूथनेस कह रहे थे और एक कह रहे थे रफनेस। तो रफनेस का मतलब क्या होता है और स्मूथनेस का मतलब क्या होता है। तो स्मूथनेस का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे औसत गहराई में लिखा हुआ है कि माध्य रेखा से किसी रुक्षता प्रोफाइल की आधार रेखा से माध्य रेखा के बीच की दूरी, तो ये क्या होता है, रुक्षता होता है। और माध्य रेखा से ऊपरी रेखा के बीच की दूरी क्या होती है, चिकनापन होता है। इस चीज़ को अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो जैसे मानो ये आपकी प्रोफाइल है, मान लो ये आपकी जो है ये माध्य रेखा है, तो ये जो चीज़ है ये क्या हुआ, प्रोफाइल और ऊपरी रेखा के बीच की दूरी, ये क्या हो जाएगा, ये चिकनेपन की माप हो जाएगी, चिकनेपन की माप हो जाएगी। और प्रोफाइल रेखा से आधार रेखा के बीच की दूरी, ये क्या हो जाएगी, ये रफनेस की माप हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, माध्य रेखा से ऊपरी रेखा, ऊपरी सतह के बीच की जो दूरी है वो चिकनेपन की माप है, और माध्य रेखा से आधार के बीच की जो दूरी है वो खुरदरेपन की माप। अगली बात अगर हम करें कि अब मैं समझ गया कि सतह रुक्षता क्या होती है, मैं समझ गया सतह रुक्षता क्यों किन में नापा जाता है, मैं इस तरह के ये समझ गया कि कौन कौन से तरीके होते हैं, CLA क्या होता है, RMS क्या होता है, मैं सब समझ गया। अब मुझे ये समझना है कि कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम ये सतह रुक्षता नाप सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है आप जानते हैं क्वालिटेटिव मेथड और एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड। तो क्वालिटेटिव मेथड में हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव मेथड में हम उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते, हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कौन सतह ज़्यादा रुक्ष है। जैसे आपसे मैं कहूँ कि ये सतह और सड़क कौन ज़्यादा रुक्ष है, तो तुम कहोगे सड़क ज़्यादा रुक्ष है। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कहूँ तुम यहाँ पे गाल रगड़ लो और सतह पे सड़क पे जाके रगड़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो यही एक विधि है, एक विधि है स्पर्श विधि। स्पर्श विधि में तुम्हें जो है अपना हाथ रगड़ के देख लेना है, तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी ज़्यादा रुक्ष है, बट उसमें तुम ये नहीं बता सकते कि कौन सी कितनी रुक्ष है। तो उसके लिए आपको क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज़ करना होता है। तो कौन कौन से क्वालिटेटिव मेथड्स हो सकते हैं, आप देख रहे हो, स्पर्श विधि है, दृश्य विधि है, स्क्रैच विधि है, परावर्तन विधि है, सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करना है, ये आप व्यतिकरण मापी आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो वो है, बैलेंस डायनमोमीटर है, सतह का फोटोग्राफ वगैरह लेकर के है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके सतह की रुक्षता की क्वालिटेटिव जानकारी दे सकती हैं, तुलनात्मक अध्ययन बता सकती हैं, बट ये क्वांटिटेटिव जानकारी नहीं दे सकती हैं। अक्सर आपसे परीक्षाओं में जो पूछा जाता है वो क्वांटिटेटिव के बारे में पूछा जाता है, क्वालिटेटिव अगर पूछा जाता है तो टिप्पणी पूछी जाती है, तो सारों के बारे में ही लेना होता है। तो आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं रुक्षता मापन की वर्णनात्मक विधियाँ हैं। इसमें से प्रतिच्छेद विधि है पहली, इसके बाद स्टाइलस विधि है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रतिच्छेद विधि आप पढ़ लीजिएगा, स्टाइलस विधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें एक स्टाइलस है, जैसे आप दो लोग देख रहे हैं
कि ये एक स्टाइलस है, स्टाइलस में ये स्किड है, यहाँ पे एक ये पॉइंट है जिसके अबाउट ये मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है, जिससे जो है हम विभिन्न प्रकार की रुक्षताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बात मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, आपको अगर मैं आगे दिखाऊँ, ये सारा ही मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि इसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। नोट्स ही हैं जो मैंने बनाए हैं, वो आपके स्लाइड्स में हैं, तो इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक स्टाइलस बिंदु होता है, जैसे आप देख रहे होंगे कि लिखा है कि स्टाइलस बिंदु जो है वो कोनिकल या पिरामिड शेप का होता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, कौन कितना बल लगना चाहिए जो है, तो वो सारी बातें, वो सारे पैरामीटर्स आपके लिखे हुए हैं। स्टाइलस की गति जो है वो अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर चलेगा, तुम जैसे देखो, तुम अगर सोचो कि तुम कभी जो है किसी सड़क पे, किसी गांव की सड़क पे जो कि उबड़ खाबड़ है, उसमें अगर साइकिल तुम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलाते हो, साइकिल तुम्हारी जो उछल उछल के चलती है, कूदती हुई चलती है। अगर तुम धीरे धीरे चलाते हो, तुम्हारे गड्ढे में घुसती है, निकलती है, फिर घुसती है, फिर निकलती है। तो इसी तरीके से तुम्हें जो है रफ सरफेस पे अपना जो स्टाइलस है वो धीरे धीरे मध्यम गति से चलाना होगा। अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, सतह जो है वो खराब हो जाएगी। अगर तुम बहुत कम प्रेशर दोगे तो ठीक तरीके से तुम्हारी माप नहीं आएगी। तो एक ऑप्टिमम प्रेशर है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.4 मिली न्यूटन से 0.75 मिली न्यूटन। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, तो ये आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो थोड़ा सा पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए स्टाइलस में जो स्किड है, जैसे स्किड मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये है स्किड, ये है स्किड। तो इसका काम क्या होता है, ये आपका बेस लाइन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देख रहे होगे स्टाइलस एक आधार डेटम का निर्माण करता है। तो स्किड क्या करता है, एक डेटम लाइन का निर्माण करता है, जिसके सापेक्ष हम लोग जो है रुक्षता देखते हैं। इसके बाद कितने तरह के रुक्षता मापी हो सकते हैं, तो अगर हम लोग अब हम लोग बात करने लगे, तो आप लोग देख रहे हो कि सबसे पहला जो रुक्षता मापी है वो है आपका पीजोइलेक्ट्रिक रुक्षता मापी, जिसमें कि टेलर हॉब्सन, पीजोइलेक्ट्रिक रुक्षता मापी कुछ और है वो आप देख लीजिएगा, टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ रुक्षता मापी, जिसका कि यहाँ पे चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ई आकार की स्टैंपिंग है, ये जो है ई आकार की स्टैंपिंग है। इस स्टैंपिंग में यहाँ पे इस पॉइंट ओ पर एक आर्मेचर लगा हुआ है, उस आर्मेचर में यहाँ पे आपका जो है स्टाइलस प्रोब लगा हुआ है। अब ये क्या होगा कि कभी ये गर्त में जाएगा, कभी ये वैली में जाएगा, कभी ये पीक पे जाएगा। तो जब ये पीक पे जाएगा तो कुछ आपकी जो ये आर्मेचर है वो कुछ इस तरह का होगा। कभी जब ये गर्त में जाएगा, जब वैली में जाएगा तो कुछ इस तरह का होगा। कभी जब ये पीक में होगा, मतलब अभी ये क्या है, अभी ये जो है ये वैली में होगा। कभी क्या होगा कि ये पीक में जाएगा, जब ये पीक में जाएगा तो यहाँ पे जो है आपका कुछ इस तरह का होगा, और यहाँ पे फिर आपका शेप जो आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। समझ आ रही है बात? ये जो समानांतर, ये इस रेखा की मैं केवल बात कर रहा हूँ, इस रेखा की। जब ये वैली में घुसा तो ये रेखा जो है कुछ इस तरह की हो गई। जब ये पीक पे यानी कि पहाड़ी पे चढ़ा तो ये रेखा कुछ इस तरह की हो गई। तो आप देख रहे हैं कि ये जो गैप है, ये गैप कभी ये है, कभी जो है गैप कम है। तो दोनों के बीच में जो है मतलब यहाँ पे और यहाँ पे गैप जो है कम या ज़्यादा होता रहता है। तो आप जानते हैं कि गैप अगर कम या ज़्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनके बीच का जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो अनबैलेंस हो जाता है, और जब व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस हो जाता है तो धारा बहने लगती है। तो इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं हम लोग टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ रुक्षता मापी में। मतलब फिर से मैं दोहराऊं अगर आपको, तो इसको मैं मिटा दूं तो आपको आसान होगा। थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या ही उसमें पड़ी है दोबारा बताने की। थोड़ा सा ध्यान दो, मैं केवल इस लाइन की बात कर रहा हूँ। कौन सी लाइन? एक्स वाई लाइन। किसी समय पे जब ये किसी वैली में चला जाएगा, जब ये यहाँ की इस पॉइंट ए की बजाय इस पॉइंट बी पर पहुँचेगा, तो ये जो लाइन एक्स वाई है वो एक्स वाई लाइन इस तरह की ना हो करके कुछ इस तरह की होगी, एक्स डैश और वाई डैश। किसी समय पे जब ये किसी पीक पे होगा, मान लीजिए कुछ इस जगह पे होगा, तो ये एक्स वाई लाइन जो है इस तरह की ना हो करके कुछ इस तरह की होगी, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश। शुरुआत में आप देख रहे थे कि एक्स और वाई लाइन जब थी तो ये भी गैप जो है उतना ही था जितना इधर का गैप था, लेकिन बाद में एक्स डैश और वाई डैश में ये गैप जो है वो चेंज हो गए। एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश में भी ये गैप चेंज हो गए। तो चूंकि इनके बीच का जो एयर रेजिस्टेंस है वो चेंज हुआ है, इसलिए जो है क्या होगा कि इनका व्हीटस्टोन ब्रिज जो यहाँ पे बना हुआ है वो भी अनबैलेंस हो जाएगा, और इसमें उतनी ही धारा बहेगी जितना जो है इसमें विस्थापन हुआ है, जिसको हम कैलिब्रेट करके सरफेस रफनेस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, आप देख रहे हैं टॉमिल्सन रुक्षता मापी। टॉमिल्सन रुक्षता मापी में जब ये पॉइंट आपका ऊपर या नीचे होगा
तो ये जो सिलेंडर जैसा बना हुआ है ये भी आपका जो है रेसिप्रोकेटरी मोशन करेगा। जब ये रेसिप्रोकेटरी मोशन करेगा तो यहाँ पे जो आपका सिलेंड्रिकल ड्रम लगा हुआ है ये रोटेशनल मोशन करेगा, और जब ये रोटेशनल मोशन करेगा तो इसके साथ में जो आपका लीवर लगा हुआ है वो ऑसिलेटरी मोशन करेगा। और ये ऑसिलेटरी मोशन जो है यहाँ पे आपका ये राख लगा हुआ कुछ कांच है, क्या लिखा है, स्मोक्ड ग्लास लिखा हुआ है, तो उसमें जो है कुछ कुछ यहाँ पे मूवमेंट होने लगेगा। तो इसी मूवमेंट को जो है हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एम्पलीफाई करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका आवर्धित मान रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो छोटी सी रफनेसेस है उसको पढ़ा करके हम वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है टॉमिल्सन रुष्यता मापी है। चित्र अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, सरल है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला है आपका एबॉट प्रोफाइलोग्राफ। एबॉट प्रोफाइलोग्राफ में क्या है, आप देख रहे होगे यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, और साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में मैग्नेटिक लाइंस रहती हैं। जब ये स्टाइलस जो है आपका ऊपर नीचे होता है तो ये जो कुंडली लगी हुई है, कुंडली भी आपकी ऊपर नीचे होती है। जब कुंडली आपकी ऊपर नीचे होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कटता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स कटता है तो विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। विद्युत वाहक बल का यूज़ करके हम लोग जो है यहाँ पे वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप इसको पढ़ोगे तो उसमें वही कथा लिखी हुई है, उसको देख लीजिएगा और देख के जो है नोट कर लीजिएगा। मतलब वही बात है कि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो बढ़ या घट रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आपका ईएमएफ चेंज हो रहा है, और ईएमएफ चेंज हो जाने से क्या हो जा रहा है कि जो करंट है उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ऑसिलोग्राफ में जो हम लोग प्लॉट वगैरह कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको कैमरे से रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो सारी बातें लिखी हुई हैं, तो बार बार मैं उस चीज़ को दोहरा नहीं रहा। ये पर्थोमीटर है आपका। पर्थोमीटर में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे मृदुल लोह की प्लेट है, ये कुंडली लगी हुई है। जब ये ऊपर या नीचे होता है तो ये प्लेट भी जो है इसमें भी रेसिप्रोकेटरी मोशन होता है, तो कभी ये ऊपर होती है कभी ये नीचे होती है। जब पीक पे होगी तो ये ऊपर होगी, जब वैली में होगी तो ये नीचे होगी। और ये जो गैप है, ये गैप और ये गैप, ये वाला गैप और ये वाला गैप, इस गैप में जो है अंतर आता है। इस गैप में चूंकि अंतर आता है तो वही बात है फिर से एयर रेजिस्टेंस और वो सारी बातें, बीटल स्टोनब्रिज का अनबैलेंस हो जाना और उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेना। तो उस तरह से उसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे भी जो है सरफेस रफनेस नाप सकते हैं। इसके बाद वायवीय मापन विधि है। वायवीय मापन विधि का हम लोग यूज़ वहाँ पे करते हैं। आप देख रहे होगे स्टाइलस जो है हम लोगों का जो है कॉनिकल शेप का होता था या स्फेरिकल शेप का होता था। कुछ हम एक प्रेशर भी लगा रहे होते थे, तो प्रेशर लगाने से कभी कभी क्या हो जाता है, जो सॉफ्ट मटेरियल है उसकी रफनेस या उसकी सतह जो है खराब हो जाती है। तो ऐसे मटेरियल की रफनेस जांचने के लिए हम लोग जो है वायवीय विधि का उपयोग करते हैं। वायवीय विधि में हम लोग क्या करते हैं, एयर का उपयोग करते हैं। एयर के फ्रंट प्रेशर और बैक प्रेशर के बैलेंस से हम लोग जो है यहाँ पे इसको जो है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे प्रेशर जो है एक हाई प्रेशर की जो है एयर जा रही है, वहाँ पे फ्रंट प्रेशर पड़ रहा है, टकराने के बाद में इसमें बैक प्रेशर पड़ रहा है। इस फ्रंट प्रेशर और बैक प्रेशर से ये जो सेटअप है ये बैलेंस होता है आपका, जिससे कि हम लोग गणना कर सकते हैं कि हमारी जो सरफेस रफनेस है वो कितनी और कैसे वेरी कर रही है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसका कहाँ पे यूज़ होता है, किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, कैसा चित्र बना हुआ है। इसके बाद लगभग हम लोग अंत में ही है, पार्थेन संघनित्र विधि है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कंडेंस कैपेसिटर के सिद्धांतों का उपयोग होता है। आप जानते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन एरिया पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो वो सारी चीज़ें जो है इस पर आती हैं काम में। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सतह रुक्षता को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। तो सतह रुक्षता को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि एक हम त्रिभुज जैसा बनाते हैं, उस त्रिभुज में इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं और इधर करके कुछ लिख देते हैं। कहीं पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें लिखी जाती हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इस जगह पे मशीनिंग अलाउंस लिखा जाता है, इस जगह पे डायरेक्शन ऑफ ले लिखी जाती है, यहाँ पे आपकी रफनेस वैल्यू लिखी जाती है। रफनेस वैल्यू अक्सर हम लोग माइक्रोमीटर्स में लिखते हैं या माइक्रॉन्स में लिखते हैं। इसके ऊपर मशीनिंग मेथड, कौन से मशीनिंग प्रक्रिया का यूज़ हुआ है वो लिखते हैं। और यहाँ पे हम लोग सैंपलिंग लेंथ लिखते हैं कि कितनी लंबाई में हम लोगों ने इसको किया है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको दिखाया भी है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये 1.5 क्या है, मशीनिंग अलाउंस है। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो बना हुआ है, परपेंडिकुलर का निशान बना हुआ है, डायरेक्शन ऑफ ले है। 6.3 क्या है, ये रफनेस वैल्यू है। ये किस में है, माइक्रोमीटर्स में है। यहाँ पे आप देखो मैंने लिखा भी हुआ है। यहाँ पे तरीका क्या यूज़ किया गया है, मिल्ड यानी कि मिलिंग का तरीका यूज़ किया गया है। सैम्पलिंग लेंथ कितनी है, 2.5 सैम्पलिंग लेंथ है। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से इंपॉर्टेंट है। तो ये है। इसके बाद कितनी रफनेस वैल्यू है उसके आधार पे हम लोग जो है चिन्ह बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये चिन्ह जो हमने बनाया है ये 25 माइक्रॉन से, अगर रफनेस ज़्यादा है तो हम लोग ये चिन्ह बनाते हैं। एक त्रिभुज बना हुआ है, मतलब 8 से 25 के बीच में अगर है तो एक त्रिभुज जैसा बना हुआ है। 2 त्रिभुज मतलब 1.6 से 8 के बीच में है तो 2 त्रिभुज बने हुए हैं। 3 का मतलब क्या है, 0.25 से 1.6।
चार त्रिभुज का मतलब क्या है, तो वो मतलब रफनेस वैल्यू कितनी ज़्यादा सतह स्मूथ है, तो ये स्मूथनेस यहाँ पे बढ़ती जा रही है, ये स्मूथनेस बढ़ती जा रही है, ये रफनेस बढ़ती जा रही है, रफनेस बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ आपके यहाँ पे समझ आ रही होगी। तो बस यही बात है, यहाँ पे शायद ये थैंक यू आ जाता है। तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी इसलिए हो गई है क्योंकि हमें 10-12 लेक्चर जो है इस क्लास में कवर करने थे। ऑफिशियली आप लोग देखोगे सिलेबस में तो 10 से 12 लेक्चर का ये सरफेस रफनेस होना था, तो मैंने शायद 20 से 25 मिनट में कवर कर लिया होगा, होपफुली आधे घंटे ज़्यादा नहीं गया है, मैं चेक कर लूँगा। तो आप लोग ठीक तरीके से इसको पढ़ लीजिए, कहीं कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लीजिए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें, मैं रिप्लाई 15, 20, 25 मिनट में कर देता हूँ आपको। और जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हो वो लोग जो है नीचे केबिन में, ऑफिस में या कहीं पे भी रोक के पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू।